हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अब आपके पास जो मेन टॉपिक आपके पास है दूसरे चैप्टर का रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं रिलेशन। इस रिलेशन को समझने से पहले हमको समुच्चय, उपसमुच्चय, कार्तीय गुणन और जो ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म था उसके बारे में हमको सब कुछ आ जाना चाहिए। अगर आपको अभी तक नहीं आए तो आप है ना पुराने जो वीडियोस आपके पास मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं वो उनको देखें और उनको बार बार देख के समझ के आपके पास है ना, जब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला बस। ठीक है, तो रिलेशन मतलब संबंध। दैनिक जीवन में भी हम है ना कई प्रकार के संबंध पढ़ते हैं, जैसे आपके पास भाई बहन, पिता पुत्र, जो भी अध्यापक विद्यार्थी, इस प्रकार के बहुत सारे संबंध हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो गणित में भी हमें बहुत से संबंध मिलने वाले हैं। अब ऐसा नहीं कि हम पहले पढ़ नहीं चुके हैं, संबंध कई आपके पास हमने पढ़ चुका है। संख्याओं का आपस में बड़ा या छोटा होना, तो बड़ा है, अब मैंने कहा ए बड़ा है बी से, तो ये भी ए और बी के बीच संबंध है। मैंने कहा रेखा एल जो है वो एम के समांतर है, तो दोनों के बीच का संबंध है। तो ये संबंध हम ऐसा नहीं कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हम संबंध पहले भी पढ़ चुके हैं, पर अब हम क्या पढ़ चुके हैं, अब समुच्चय जो हैं उन पर आधारित हम पढ़ने वाले हैं संबंध, और संबंध को किस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे समुच्चय पर आधारित, वो हम बताने वाले हैं। तो संबंध की जो बेसिक डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी है, बस दो के बीच, दो अवयवों के बीच हम संबंध करते हैं। जैसे अब रेखाओं के मध्य क्या बने कि L1 और L2 जो दो रेखाएं हैं वो समांतर हैं। मैंने कहा ये दो रेखाएं आपके पास हैं L1 और L2, ये दोनों क्या हैं, समांतर। तो इन दोनों के मध्य संबंध जो था वो संबंध है किस चीज़ का, पैरेलल होने का, पैरेलल, या हम कहते हैं समांतर होने का। यह मैंने कहा ये जो त्रिभुज है ए बी सी और ये जो त्रिभुज है पी क्यू आर, मैंने कहा ये आपके पास क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट समरूप, ये आपके पास सर्वांग सम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ट्रायंगल पी क्यू आर के सर्वांग सम है कौन, त्रिभुज ए बी सी, यानी दोनों आपस में क्या सर्वांग सम। तो इस केस में इन दोनों के बीच में जो संबंध था, इन दोनों फिगरों के बीच का जो संबंध है वो आपके पास है कॉन्ग्रेंट होने का। कॉन्ग्रेंट, या आपके पास मैंने क्या, आपके पास हम कहते हैं सर्वांग सम, जिसके सर्व अंग क्या हो जाते हैं, समान। तो ये इस प्रकार से, तो ऐसा नहीं कि हमने संबंध है ना मैथ्स में पहली बार पढ़ रहे हैं, मैथ्स में पहले भी संबंध पढ़ चुके हैं। ऐसी संख्याओं पर मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर का मान हमेशा जीरो है, जीरो से अधिक होता है, ये एक संबंध है। हमेशा एक्स का जो मान होगा ना वो हमेशा क्या होगा, ये, या मैं इसको कह इसके साथ मैंने कहा दो पे तुलना करनी, मैंने कहा जो ए आपके पास है वो हमेशा बी से बड़ा है। ये एक प्रकार का संबंध है दो संख्याओं के मध्य। तो ये यहाँ पर क्या है, बड़ा होने का, या मैंने कहा ए इज़ लेस देन बी, तो ये क्या हो गया, छोटा होने का। तो संबंध इस प्रकार से आपके पास होता है। ठीक है, तो संबंध जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो हमने जैसे दैनिक जीवन में हम संबंध पढ़ते हैं ना, एक दो व्यक्तियों के आपस में संबंध क्या क्या होते हैं, भाई का संबंध, बहन का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, अध्यापक विद्यार्थी का संबंध, दो दोस्तों के मध्य संबंध। तो ये संबंध जो हम दैनिक जीवन में पढ़ रहे हैं वो ऐसे संबंध हमने क्या पढ़े, मैथमेटिकल भी पढ़े हमने, यानी गणितीय भी, ये मैथमेटिकल रिलेशंस हैं। ठीक, अभी हमने जो पढ़ा है वो है आपके पास समुच्चय, उसका उपसमुच्चय, उसका कार्तीय गुणन समुच्चयों का। तो अब हम उस समुच्चयों पर आधारित हम क्या पढ़ने वाले, संबंध को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, समुच्चय पर किस प्रकार से आश्रित होगा संबंध को की परिभाषा, वो अब हम बताने वाले हैं आपके पास। ठीक है, पर मैंने क्या कहा, इससे पहले आपको क्या कहना चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट जो खासकर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था आपके पास सेट्स का वो आ जाना चाहिए, और उपसमुच्चय, ये दो टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो अगर नहीं आपके पास आए, कॉन्सेप्ट नहीं बने, तो आप उसको जो मैंने वीडियोस डाले आपके पास उनको दोबारा आपके पास उनको देखते रहना आपके पास। ठीक है, तो वीडियोस बार बार देखते रहो, बस आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक, तो मैं आज बताऊंगा आपके पास कि मैथमेटिक्स में सेट पर आधारित हम किस प्रकार से संबंध को परिभाषित करने वाले हैं आपके पास। ठीक है, विद एग्जाम्पल बताऊंगा तो ज़्यादा सरल आपके पास होगा। ठीक है, तो देखो आपके पास, तो संबंध को डिफाइन करने के लिए मैं आपको पहले एग्जांपल बता रहा हूँ, और एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही बढ़िया आपके पास एग्जांपल दिया हुआ, उसी को बता रहा हूँ। तो मान लो कि दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हैं पी एंड क्यू आपके पास, एफ पी इक्वल टू, देखो पी इक्वल टू है आपके पास ए बी सी, और आपके पास क्यू है
ये इस प्रकार से। किताब में कुछ और भी हो सकता है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया आपके पास, तो उसमें इस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो P आपके पास है, ये आपके पास दिए हुए सेट्स हैं। ठीक, तो आपके पास सेट जो दिए हैं P और Q, तो आपके पास P में है ABC 3 अवयव, और Q में है अली, भानु, चंद्रा और दिव्या। ये 4 स्टूडेंट्स में कह सकता हूँ, 4 स्टूडेंट आपके पास। ठीक है, अगर मैं कहता आपके पास कि P क्रॉस Q निकालिए, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं P क्रॉस Q, जो हमने पढ़ लिया है वो है कार्टेशियन P क्रॉस Q। तो हम मेरे ख्याल से इजीली निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ए के P के सभी अवयवों का युग्म बनाया जाएगा Q के सभी अवयव। तो मैं कुछ बना के दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए के साथ अली, ए के साथ ही भानु, ए के साथ ही चंद्र, और ए के साथ ही दिव्या। ये इस प्रकार से, और ऐसे ही चलते हुए बी से भी बनेंगे, सी से भी तो बनेंगे, तो सी के साथ बनेगा आपके पास, सी के साथ चंद्र, और सी के साथ ही दिव्या। तो ये इस प्रकार से पी क्रॉस क्यू बनेगा। और मैं कहता नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी क्रॉस क्यू निकालिए, तो ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू। तो सिंपली 3 इंटू 4 यानी इक्वल टू 12। तो इसमें कुल कितने आ रहे हैं, 12 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। तो आपने जो पढ़ा है वो ये यहाँ तक है। अब मैं आपके पास संबंध की ओर जा रहा हूँ कि संबंध क्या होता है। ठीक है, तो आपके पास मैंने कहा कि संबंध को डिफाइन करना, तो मैंने क्या कहा, उस संबंध को डिफाइन करने के लिए मैंने इसका एक उप समुच्चय ले लिया है। इफ आर इज अ सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू, जो पी क्रॉस क्यू था ये क्या है, नहीं क्या है, आर क्या है, इज सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू। तो मैंने पी क्रॉस क्यू का एक उप समुच्चय ले, देखो आर इक्वल टू था, उप समुच्चय मतलब आर के जितने भी अवयव होंगे वो क्या होंगे, पी क्रॉस क्यू में भी। अब देखो ध्यान देना, मैंने क्या किया, मैंने आर लिया, ए अली, बी भानु, और सी चंद्र। तो ये मैंने लिया। थोड़ा ध्यान देना, अब देखो ये इसका उप समुच्चय है, क्यों, क्योंकि आर जो है उप समुच्चय है पी क्रॉस क्यू का। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि प्रत्येक युग्म जो एक्स वाई जो आर में है वो ऑल्सो बिलोंग्स टू पी क्रॉस क्यू। इसलिए तो होता है उप समुच्चय कब कहलाएगा, आर पी क्रॉस क्यू का उप समुच्चय कहलाता है यदि आर के सभी अवयव क्या होंगे, पी क्रॉस क्यू में। देखो ए के साथ अली जो है वो भी होगा, बी के साथ भानु भी होगा, सी के साथ चंद्र भी होगा आपके पास। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों आपके पास उसमें आ रहे हैं, यानी उप समुच्चय। तो मैंने एक उप समुच्चय लिया पी क्रॉस क्यू का। अब उप समुच्चय तो मैंने ले, तो ये उप समुच्चय क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। यही क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। कब कहलाएगा, जब इसके क्रमिक जितने भी ये क्रमिक युग्म इसके अंतर्गत आ रहे हैं, यदि इसके दोनों प्रत्येक जो क्रमिक युग्म है उसके दोनों घटकों के मध्य क्या हो, कोई संबंध निहित हो। अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए कि ये आर जो उप समुच्चय के गले रिलेशन, इफ एंड ओनली इफ आपके पास क्या होना चाहिए, जो युग्म इसके अंदर आएंगे ईच ऑर्डर्ड पेयर, जो ईच ऑर्डर्ड पेयर है ऑफ आर, ये आपके पास देखो इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट तो डेफिनेशन क्या होगी, देखो अब देखो आर उप समुच्चय जो है वो रिलेशन कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ इन ईच ऑर्डर्ड पेयर, जो जो आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर है, जो प्रत्येक क्रमिक युग्म किसमें ऑफ आर, उसके दोनों एलिमेंट्स के बीच में क्या होना, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट। अब
थोड़ा सा ध्यान देना क्या कहा मैंने, जो ये उपसमुच्चय आपके पास हो P क्रॉस Q का, वो क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा इफ इन ईच ऑर्डर्ड पेयर, यदि इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक क्रमिक युग्म में, जो R के जो प्रत्येक क्रमिक ना, उनके मध्य क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड, मतलब दोनों घटकों के मध्य क्या होना चाहिए, कोई ना कोई संबंध होना चाहिए आपके पास। ठीक, तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर आपके पास वो क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। अब मैं आपके पास उसको बता रहा हूँ, देखो तो डेफिनेशन को और ज़्यादा समझाने के लिए देखो, ये था वो R, ये है उपसमुच्चय किसका, उपसमुच्चय किसका, P क्रॉस Q का उपसमुच्चय मैंने ये लिया। अब मैं वो संबंध लिख भी रहा हूँ, देखो पास R में जो अव्यय हैं, जो जितने भी क्रमिक युग्म आए हुए हैं एक्स वाई, जितने भी तीनों के पास, ठीक है। तो यहाँ पर बताऊँ क्या है, जो x होगा वो जो, यानी जो प्रथम घटक है, जो प्रथम घटक है वो द्वितीय घटक जो नाम के रूप में आएगा ना, उसका प्रथम अक्षर वही है, यानी x नाम y का प्रथम अक्षर है। ठीक है, तो ये मैं लिखता हूँ x इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y। देखो y के रूप में जो नाम आए हुए हैं उनका प्रथम अक्षर कौन होने वाला है, देखो अली का प्रथम अक्षर A, भानु का प्रथम अक्षर B और चंद्रा का पहला अक्षर क्या है C। तो इस टाइम पर जो X होगा इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम Y, जो Y में जो नाम आया हुआ है, Y के यानी द्वितीय घटक के रूप में जो नाम आया हुआ है उसका प्रथम अक्षर कौन होगा, X, यानी प्रथम घटक होने वाला। ये संबंध इस प्रकार से बस, और अनिवार्य रूप से एंड X बिलोंग्स टू P एंड Y बिलोंग्स टू Q। ये देखिए आपके पास, अब इसको मैं जब आपके पास तीर आरेख यानी आपके पास जो रे डायग्राम उसके आधार पर बनाऊंगा, तो देखो आपके पास ये हो गया आपके पास समुच्चय P, और ये हो गया आपके पास समुच्चय Q, मैंने कह दिया आपके पास। ठीक है, तो इसमें था A B C, और इसमें आपके पास है अली, भानु, और लास्ट आपके पास था चंद्र, साथ में दिव्या भी है। ठीक, अब मैंने क्या किया भाई, जब मैं बात करता कि क्रॉस की बात करता ना, तो मुझे करना क्या था, ए के सभी के साथ युग्म बनने थे, हमने वहाँ पर पढ़ा था बी के साथ भी सबके साथ युग्म, जो पी क्रॉस क्यू था। पर मैं अगर एक इसका उपसमुच्चय लेता हूँ, देखो मैंने उपसमुच्चय के रूप में क्या लिया, मैंने एक के साथ युग्म बनाया अली का, बी के साथ युग्म बनाया भानु का, और सी के साथ युग्म बनाया इस टाइम पर। ठीक, तो ये जो आपके पास इस प्रकार का युग्म बना, जब ए के साथ अली, बी के साथ भानु और सी के साथ, तो जो ये आपके पास यहाँ पर जो नाम आ रहे हैं, इनका जो पहला अक्षर है उसका संबंध सीधे सीधे पहले अक्षर के साथ होने वाला है। इसका पहला लेटर क्या था ए, तो उसका संबंध ए के साथ, यानी जो युग्म बनेगा इस प्रकार से होना चाहिए कि जो प्रथम घटक है वो द्वितीय घटक के रूप में जो नाम आया हुआ है उसका क्या प्रथम अक्षर होना चाहिए। तो x इज फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, y जो नाम था ये तीन नाम है, इन तीनों के प्रथम अक्षर क्या निरूपित करेंगे। तो इस टाइम पर ये जो आपके पास है ये निरूपित करता है, ये जो R था वो आपके पास R क्या कहलाएगा, R ये कहलाता है रिलेशन कहलाता है, ये कहलाता है यानी संबंध कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो परिभाषा भी लिख लेते हैं हिंदी में पास। ठीक है, तो देखो पास परिभाषा, इसकी परिभाषा हो जाएगी किसी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त होना इंपॉर्टेंट है, समुच्चय P से अरिक्त समुच्चय Q में संबंध, जो संबंध होता है वो क्या होता है, वो कार्तीय गुणन P क्रॉस Q का उपसमुच्चय होता है। संबंध P क्रॉस Q का उपसमुच्चय होता है। अब इतनी डेफिनेशन ये नहीं इंपॉर्टेंट, इतना ही नहीं लिखना है कि केवल उपसमुच्चय, ऐसा नहीं कोई भी उपसमुच्चय आपने ले लिया बस वो है ना संबंध हो जाएगा, ऐसा नहीं होता आपके पास। ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए, यदि इसके अंतर्गत, यदि इसके अंतर्गत आने वाले
क्रमित युग्मों, ये होना भी इम्पोर्टेंट है, क्रमित युग्मों के प्रथम घटक तथा द्वितीय घटक के मध्य एक संबंध स्थापित हो, एक संबंध स्थापित हो। ठीक है, और इसे निरूपित क्या करते हैं, आर द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। तो सिंपल इसकी परिभाषा है कि P क्रॉस की Q का आपके पास उपसमुच्चय कहलाता है, संबंध कहलाता है, यदि इसके अंतर्गत आने वाले क्रमित युग्म, जैसे इसमें आ रहा है ना क्रमित युग्म, 3 क्रमित युग्म, इनके दोनों घटक, प्रथम घटक और द्वितीय घटक के मध्य क्या होना चाहिए, एक संबंध स्थापित हो। जैसे यहाँ पर क्या संबंध कि जो x होगा यानी जो प्रथम घटक होगा वो द्वितीय घटक जो नाम के रूप में आया हुआ उसका क्या होगा, प्रथम अक्षर होगा। हो रहा है, अली का पहला अक्षर प्रथम घटक, भानु का प्रथम अक्षर जो है वो प्रथम घटक, और चंद्रा का प्रथम अक्षर क्या हो रहा है आपके पास जो है। ठीक है, तो ये उसका वैन आरेख है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यानी ये यहाँ पर R जो है वो P से Q पर क्या है, एक संबंध आपके पास। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि आपके पास संबंध जो है वो एक ऐसा नियम है, थोड़ा ध्यान देना, संबंध आपके पास एक ऐसा नियम है जिसके अंतर्गत P के कुछ या सभी अवयव Q के अवयवों से संबंधित हो जाएं। ये भी इसकी परिभाषा है कि आपके पास जो संबंध होता है वो एक ऐसा आपके पास नियम या रूल आपके पास है जिसके अनुसार क्या हो जाए, P के कुछ या सभी अवयव Q के अवयवों से संबंधित हों, पर एक ही संबंध होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास है संबंध, वो उसकी परिभाषा आपके पास। ठीक, अब संबंध को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूँ। देखिए, एग्जांपल से बता रहा हूँ। मैंने कहा एफ ए इक्वल टू है 1 2 और बी इक्वल टू है, देखना आपके पास, ये आपके पास है 1 2 3 4, ये मैंने मान लिया। तो हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर मैं अगर कहूँ आपके पास ए क्रॉस बी क्या होगा, तो मुझे इन दोनों का क्रॉस निकाल लेना चाहिए। तो मुझे मालूम है 1 2 3 4 ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4, ये आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी। ये तो हमने पढ़ लिया था पहले इस कार्य गुणा लॉट। ठीक है, अब मैंने इसका एक उपसमुच्चय ले लिया R इक्वल टू 1 1 2 4, ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, है कि नहीं है? देखो है, क्योंकि जो इसमें आने वाले युग्म हैं वो दोनों के दोनों देखो इनमें भी है कि नहीं है? फर्स्ट। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूँ ये ठीक है, ये तो मैंने एक उपसमुच्चय लिया R। अब ये संबंध है या नहीं उसके लिए मुझे एक आपके पास क्या होना चाहिए, कोई ऐसी आपके पास संबंध बताना पड़ेगा प्रथम और द्वितीय घटक के मध्य। देखो इसमें 2 क्रमिक युग्म आ रहे हैं, इन दोनों क्रमिक युग्मों में के दोनों घटकों के मध्य क्या होना चाहिए, कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। तो मैंने इसको लिख दिया R इक्वल टू, देखो सभी एक्स वाई का समुच्चय जहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, जहाँ आपके पास क्या हो जाए x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। देखो ये अवयव कहाँ के हैं, ये 1 जो था 1 2 था A से और 1 4 कहाँ से, B से। देखो तो इस प्रकार से आपके पास इसको मैंने परिभाषा दिया कि सभी ऐसे क्रमिक युग्मों का और आपके पास युग्मों का क्या लेना है, समुच्चय लेना है जहाँ प्रथम घटक का वर्ग क्या हो जाए दूसरा। देखो प्रथम घटक 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है ना, तो ये आपके पास आ रहा है। इन दोनों देखो इसमें जो 2 क्रमिक युग्म आए थे उनके लिए आपके पास क्या हो गया है, जो दोनों क्रमिक युग्म आए हैं उनके दोनों घटकों के मध्य संबंध आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो इसलिए इस टाइम पर क्या गया, R क्या गया, R इज रिलेशन फ्रॉम A टू B। ये समुच्चय A से B पर क्या है, एक संबंध है। और संबंध में को निरूपित करने के लिए मैंने इसको जो तीर आरेख जो आपके पास होता है उसका यूज़ किया, तो देखो पास क्या मिलता है, ये हो गया आपके पास समुच्चय A। इसी प्रकार से ये हो गया समुच्चय
बी। ए में थे आपके पास अव्यय 1 और 2, बी में था 1 2 3 और 4। अगर आपको ये संबंध निरूपित करना तो देखो इसमें क्योंकि 1 1 और 2 4 आ रहा था, 1 का संबंध 1 से और 2 का संबंध 4 से, तो इस टाइम पर ये जो संबंध है उसको मैंने इस प्रकार से निरूपित किया, तो ये हो जाएगा ए से बी पर संबंध आर। तो ये आपके पास है संबंध। तो ये आपके पास आया संबंध। संबंध के बाद आपके पास इसके कुछ भाग आ रहे हैं आपके पास। देखो इसमें सबसे पहले आपके पास आता है प्रांत। क्या आता है? प्रांत, जिसे हम कहते हैं डोमेन। डोमेन आपके पास, ठीक है। तो डोमेन क्या हुआ यानी प्रांत क्या हुआ, ये आपके पास क्वेश्चन आता है। तो अब मैं प्रांत को परिभाषित कर रहा हूँ। आपके पास देखो जो दिया हुआ है वो है एक ए से बी पर संबंध। क्या दिया हुआ है? मान लो ए से बी पर आपके पास संबंध है, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो ये दो, इस संबंध में दो युग्म आ रहे हैं। तो जो आपके पास आर के अंतर्गत आने वाले क्रमित युग्म हैं उनमें जो प्रथम घटक होगा, जो जैसे यहाँ पर दो हैं, तो प्रथम घटकों का जो समुच्चय होगा वो कहलाएगा आपके पास प्रांत, उस संबंध का प्रांत हो। ये इसकी डेफिनेशन होगी पर इफ आर बी एनी रिलेशन, अगर आपके पास आर क्या है, कोई संबंध है फ्रॉम ए टू बी, समुच्चय ए से बी पर क्या कोई संबंध है, देन सेट ऑफ फर्स्ट, जो आपके पास जो क्रमिक और जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना उनके जो प्रथम घटक हैं उनका आपके पास, ठीक है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर, यानी आर के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्रमिक युग्म हैं उनके प्रथम घटकों का जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा, इज डोमेन ऑफ आर। वो क्या कहलाता है, वही आपके पास कहलाता है डोमेन ऑफ आर, यानी वो क्या कहलाएगा, उस समुच्चय का, उस संबंध का प्रांत आपके पास। तो इसकी हिंदी में भी डेफिनेशन लिख लेना आपके पास। तो इसकी परिभाषा आपके पास कुछ ऐसे आ रही, देखो समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय, जो जितने भी आपके पास क्रमिक युग्म होंगे उन सब के प्रथम घटकों का जो समुच्चय होगा वो संबंध का प्रांत कहलाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसमें प्रांत बताइए, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है संबंध दिया हुआ, ठीक है, संबंध है। तो इसके प्रांत की बात करें यानी डोमेन की बात करें तो बताओ, देखो इसमें दो क्रमिक युग्म है कि नहीं है, क्रमिक युग्म 1 2 और 2 4। हमको करना क्या है, ये जो जितने भी इसमें क्रमिक युग्म यानी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आए हैं उनके जो प्रथम घटक हैं उनका समुच्चय बना लेना, यानी समुच्चय हो गया 1 और 2। तो ये कहलाता है इसका प्रांत। क्या कहलाता है, प्रांत। अब सप्रांत, इसका अगला टॉपिक आपके पास है दूसरा कोडोमेन। ये आपके पास, इससे पहले आपके पास परिसर की बात करते हैं। परिसर यानी रेंज, इसे कहते हैं रेंज। अब इसमें आता है परिसर। जिस प्रकार से हमने प्रथम घटक का ना, वैसे ही अगर मैं कहूँ सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, यानी जितने भी आपके पास ऑर्डर्ड पेयर किसको बिलोंग कर रहे हैं, संबंध आर को जो बिलोंग करने वाले जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन सब के द्वितीय घटकों का समुच्चय बना लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, परिसर यानी रेंज कहलाएगा। अभी इसी एग्जाम्पल के लिए अगर मैं रेंज या परिसर की बात करूँगा ना तो देखो ये आपके पास है, ये इसके अंतर्गत आने वाले युग्म थे, तो द्वितीय घटकों का समुच्चय लेना है कि कौन कौन है, 2 और 4। तो ये कहलाता है आपके पास रेंज यानी परिसर। और लास्ट है इसमें कोडोमेन यानी सहप्रांत। क्या कहलाता है, सहप्रांत। सहप्रांत सिंपल सा पास है, अगर संबंध ए से बी पर परिभाषित है, यदि आपके पास क्या है, यदि संबंध
आर जो है ए से बी पर परिभाषित है तो जो ये समुच्चय बी है जिस पर ए से बी पर था ना, तो बी समुच्चय कहलाता है, तो बी कहलाता है सहप्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है? सहप्रांत कहलाता है। तो ये इस प्रकार से, और हमेशा ये याद रखने वाली बात है कि जो परिसर होगा वो उप समुच्चय होता है किसका? सहप्रांत का। कभी कभी ये बराबर भी हो सकता है, उप समुच्चय तो कभी बराबर भी हो सकता है। मतलब आपके पास प्राप्त हुआ जो रेंज होगा वो हमेशा सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। ठीक, तो ये आपके पास है संबंध, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, संबंध क्या होता है। और आपके पास संबंध के भागों में हमने पढ़ा उसका संबंध के लिए प्रांत, परिसर और सहप्रांत। तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा आपके पास। तो फिगर के द्वारा भी मैंने बताया आपके पास और एग्जांपल से भी बताया आपके पास। तो संबंध आपके पास क्या होता है? समुच्चय ए से बी पर जो आपके पास कार्य गुणन होगा ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय कहलाएगा, या पी क्रॉस क्यू, कोई भी दो समुच्चय होते हैं। पी क्रॉस क्यू पर आपके पास अगर संबंध परिभाषित है तो पी क्रॉस क्यू का उप समुच्चय। तो कब कहलाएगा वो उप समुच्चय जो है? ऐसा नहीं कि कोई भी उप समुच्चय आपने ले लिया तो वो है ना संबंध कहलाएगा, नहीं। उसके लिए अनिवार्य रूप से उस उप समुच्चय में आने वाले जितने भी क्रमिक युग्म होंगे उन सभी क्रमिक युग्मों के दोनों घटकों के मध्य क्या होना चाहिए? कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। अगर संबंध है तो वो संबंध कहलाएगा, और अगर संबंध नहीं है तो केवल वो उप समुच्चय तो कहलाएगा पर वो संबंध नहीं कहलाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये था आपके पास रिलेशन आपके पास। ठीक, तो आगे मैं आपको इसके एक्सरसाइज वो एग्जाम्पल कराऊंगा आपके पास अगर नेक्स्ट वीडियो में आपके पास। ठीक, ओके।